सोचिए जिस हड़प्पा सभ्यता के एक एक ईंट और मनके को खोजने में पुरातत्वविदों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। हाँ बिल्कुल। आज वही सभ्यता करोड़ों लोग अपने फोन की स्क्रीन पर मतलब महज 5 मिनट के YouTube वीडियो में खंगाल रहे हैं। और वो भी कोई टाइम पास के लिए नहीं देख रहे हैं। वही तो। वे इसे अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए देख रहे हैं। मतलब ये एक बहुत ही अजीब और मैं कहूँगी दिलचस्प स्थिति है। एकदम सही कह रही हैं आप। ये वाकई एक ऐसा मोड़ है जहाँ मतलब इतिहास और हमारी जो आधुनिक तकनीक है वो बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। पहले किसी प्राचीन सभ्यता को समझने का मतलब था भारी भरकम किताबें पढ़ना और बोरिंग लेक्चर्स। हाँ, और उस कालखंड की कल्पना करने के लिए अपने दिमाग पर जोर डालना। लेकिन आज के डिजिटल परिदृश्य में किसी भी विषय को समझने का जो तरीका है ना वो पूरी तरह से पलट गया है। बिल्कुल पलट गया है और आज हम इसी बदलाव की गहराई में जा रहे हैं। हमारा स्रोत है कक्षा 12वीं के इतिहास का पहला अध्याय, हड़प्पा सभ्यता, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। बिल्कुल, यानी हड़प्पा सभ्यता पर आधारित YouTube वीडियोस और उनकी रिकमेंडेशन की एक लंबी सूची है हमारे पास। हमारा मकसद सिर्फ ये देखना नहीं है कि लोग क्या देख रहे हैं, बल्कि ये समझना है कि आज के दौर में सीखने की पूरी प्रक्रिया, फोकस और सूचनाओं को ग्रहण करने का जो तंत्र है वो कैसे काम कर रहा है। देखिए, इस सूची को ध्यान से देखने पर एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि जो आज का आधुनिक छात्र है ना, वो जानकारी के प्रति एक अलग ही तरह का रवैया अपना रहा है। वो कैसे? वो अब एक निष्क्रिय श्रोता नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो क्लासरूम में बैठकर बस चुपचाप लेक्चर सुन रहा हो। हाँ, वो समय गया। बिल्कुल, वो एक ऐसा उपयोक्ता बन गया है जो अपनी मानसिक ऊर्जा और अपने समय के हिसाब से अपनी पढ़ाई का पूरा डिजाइन खुद तैयार कर रहा है। तो चलिए इसी डिजाइन को थोड़ा गहराई से समझते हैं। इस सूची में जो सबसे पहली चीज मेरा ध्यान खींचती है वो है इन वीडियोस की लंबाई में जबरदस्त विरोधाभास। हाँ, वो तो है। मतलब एक तरफ हमारे पास खान सर का वीडियो है जो केवल 5 मिनट 26 सेकंड का है और व्यूज कितने उस पर? 31 लाख व्यूज। बाप रे। और ठीक उसी विषय पर मैग्नेट ब्रेन्स का वीडियो है जो पूरे 3 घंटे 34 मिनट का है। बाप रे, 3.5 घंटे। हाँ, और इनके बीच में रोशन साहस स्टडी पॉइंट का 17 मिनट का एनिमेशन वीडियो है। एकलव्य स्टडी पॉइंट का 1 घंटे 14 मिनट का वीडियो है और PW आर्ट्स का 2 घंटे का लेक्चर भी है। मुझे ये देखकर बड़ी उलझन हुई। उलझन किस बात की? मेरा मतलब है, क्या कोई छात्र सच में 5 मिनट में पूरी हड़प्पा सभ्यता का सार समझ सकता है? ये एक वाजिब सवाल है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे 5 मिनट का वीडियो किसी तेज रफ्तार ट्रेन की खिड़की से बाहर देखने जैसा है, जहां आपको नजारा तो दिखता है लेकिन कोई गहराई नहीं मिलती। हाँ, एक झलकी मिल जाती है बस। इन और खुदाई वाली उपमा काफी हद तक सही है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा असहमत होना चाहूंगा। अच्छा, क्यों? अगर हम इसे न्यूरोसाइंस यानी मस्तिष्क विज्ञान के नजरिए से देखें ना, तो इन दोनों तरह की वीडियोस का काम बिल्कुल अलग अलग है। थोड़ा और समझाइए इसे। देखिए, 5 मिनट का वीडियो कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि वो सीखने की प्रक्रिया में आने वाले मानसिक घर्षण को कम करने का एक टूल है। मानसिक घर्षण मतलब? देखिए, जब किसी इंसान के सामने 300 पन्नों की किताब या 3.5 घंटे का वीडियो होता है ना, हाँ, तो डर लगने लगता है। बिल्कुल। तो उसका दिमाग उस काम को शुरू करने से पहले ही थकने लगता है। इसे कॉग्निटिव लोड कहते हैं। दिमाग सोचता है कि यार इसमें बहुत ऊर्जा खर्च होगी। अच्छा, तो वो 5 मिनट का वीडियो उस डर को कम करता है? एकदम सही। खान सर का 5 मिनट का वीडियो उस घर्षण को खत्म करता है। वो डोपामाइन लूप का इस्तेमाल करता है। उसमें तेज आवाज है, मजाकिया अंदाज है और त्वरित जानकारी है। उसका उद्देश्य ये याद दिलाना नहीं है कि हड़प्पा में कितने कुएं थे। उसका उद्देश्य सिर्फ ये एहसास दिलाना है कि देखो, ये विषय उबाऊ नहीं है। वाह, एक बहुत ही नया नजरिया है देखने का। हाँ, और एक बार जब वो हुक लग जाता है ना, तब छात्र उस 3.5 घंटे वाले वीडियो की तरफ बढ़ने का साहस जुटा पाता है। यानी छोटा वीडियो असल में बड़े वीडियो तक पहुंचने का एक दरवाजा है। बिल्कुल। लेकिन उस 3.5 घंटे वाले मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो के बारे में क्या कहेंगे आप? आज के समय में जब कहा जाता है कि लोगों का ध्यान केंद्रित करने का समय या अटेंशन स्पैन कुछ सेकंड्स का रह गया है, रील्स और शॉर्ट्स के जमाने में। हाँ, तो ऐसे में कोई छात्र एक स्क्रीन के सामने 3.5 घंटे कैसे बैठ सकता है? यहीं पर पैरासोशल रिलेशनशिप यानी एक तरफा सामाजिक जुड़ाव का कॉन्सेप्ट सामने आता है। पैरासोशल रिलेशनशिप
ये क्या होता है? जब कोई छात्र 3.5 घंटे तक किसी शिक्षक को स्क्रीन पर देखता है ना, तो वह केवल तथ्य नहीं सुन रहा होता, वह एक वर्चुअल क्लासरूम के माहौल को जी रहा होता है। अच्छा, मतलब उसे लगता है कि वो असल में क्लास में बैठा है। हाँ, शिक्षक का बात करने का तरीका, बीच बीच में उनका रुकना, पानी पीना या किसी मुश्किल शब्द को 2 बार समझाना, ये सब उस अकेलेपन को दूर करता है जो अक्सर सेल्फ स्टडी में महसूस होता है। ये बात तो समझ में आती है। छात्र एक इंसान के साथ जुड़ाव महसूस कर रहा है, भले ही वो इंसान एक स्क्रीन के पीछे हो। बिल्कुल। लेकिन इस स्रोत सूची में एक बिल्कुल नया ट्रेंड दिखाई दे रहा है जो इस मानवीय जुड़ाव को पूरी तरह से हटाकर कुछ और ही पेश कर रहा है। आप किस चीज की बात कर रही हैं? मेरा इशारा एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ है। ओह हाँ, वो तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। मुझे लगता है कि लंबे लेक्चर से शायद छात्र ऊबने लगे और छोटे वीडियो में वो विजुअल गहराई नहीं थी। इसी खालीपन को भरने के लिए एआई जनरेटेड विजुअल्स का एक पूरा नया बाजार खड़ा हो गया है। हाँ, और मैं बताना चाहूंगा कि ये बदलाव केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, ये हमारी पूरी दृश्य संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। हमारे सूची में ऐसे कई वीडियोस हैं जो स्पष्ट रूप से एआई का उपयोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए एआई से देखो हड़प्पा सभ्यता का उदय और विनाश, और पता है इस पर कितने व्यूज हैं? कितने? 13 लाख व्यूज। इसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड पर 11 लाख व्यूज हैं। बाप रे। इतना ही नहीं, गुप्त राजवंश, ताजमहल के निर्माण के रहस्य और नालंदा विश्वविद्यालय के जलने के दृश्यों पर एआई जनरेटेड वीडियोस की भरमार है। यहाँ तक कि भारत कैसे आजाद हुआ जैसे विषयों पर भी 2D एनिमेशन है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। और जब हम इन वीडियोस को देखते हैं ना, तो ये किसी साधारण ब्लैक बोर्ड लेक्चर जैसे नहीं लगते। ये इतने शानदार हैं कि आज इंटरनेट पर उपलब्ध किसी भी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री वीडियो को टक्कर दे रहे हैं। बिल्कुल, विजुअल्स तो कमाल के होते हैं इनके। एकदम। इनमें ड्रोन शॉट जैसे एंगल हैं, धूल उड़ती हुई दिख रही है, लोग काम करते हुए दिख रहे हैं। मतलब एक अलग ही दुनिया बना दिया एआई ने। और अब इसके पीछे की तकनीक को समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर। हाँ, वो कैसे काम करती है? देखिए, जब हम कहते हैं कि एआई इन दृश्यों को बना रहा है, तो एआई कोई इतिहासकार तो है नहीं। सही बात है। वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और इमेज जनरेशन एल्गोरिदम का एक जटिल नेटवर्क है। जब उसे प्रॉम्प्ट दिया जाता है कि हड़प्पा की एक व्यस्त सड़क का निर्माण करो, तो वो इंटरनेट पर मौजूद हजारों लाखों इमेजेस के डेटाबेस से पिक्सेल्स की गणना करता है। अच्छा, मतलब वो खुद से कुछ नया नहीं सोच रहा, बस डेटा को जोड़ रहा है। बिल्कुल। वो अनुमान लगाता है कि 5000 साल पुरानी ईंटों पर रोशनी कैसे पड़नी चाहिए या वहां के लोगों के कपड़े कैसे दिखने चाहिए। वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं बनाता, वो एक पूरा 3D स्पेस रेंडर करता है जहां एक कैमरा घूम सकता है। पर यही मेरी सबसे बड़ी शंका शुरू होती है। मतलब मैं इस बात से बिल्कुल उलझन में हूँ। क्या उलझन है? अगर एआई केवल डेटा के आधार पर पिक्सेल्स का अनुमान लगा रहा है, तो उसे कैसे पता कि हड़प्पा की सड़कें सच में वैसी ही दिखती थी? ये बहुत ही गहरी बात कही आपने, है ना? अगर हम इतिहास को एआई के नजरिए से देख रहे हैं, तो क्या हम असली इतिहास देख रहे हैं या महज एक बेहद मनोरंजक और ड्रामेटाइज्ड सिमुलेशन? मतलब जब नालंदा विश्वविद्यालय जल रहा है और स्क्रीन पर विशाल लपटें उठ रही हैं, तो क्या ये एक ऐतिहासिक सच है या सिर्फ दर्शकों को बांधे रखने के लिए हॉलीवुड फिल्म जैसा ड्रामा पैदा किया जा रहा है? सही सवाल है। क्या हम अनजाने में छात्रों को इतिहास के नाम पर कल्पना तो नहीं परोस रहे हैं? आपका ये सवाल बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये पूरी तरह से कल्पना है, लेकिन इसे हाइपर रियलिटी या अति यथार्थवाद कहना ज्यादा सही होगा। हाइपर रियलिटी? हाँ, जब कोई तकनीक किसी दृश्य को इतना असली बना देती है कि वो असलियत से भी ज्यादा सजीव लगने लगे, तो मानव मस्तिष्क के लिए तथ्य और ड्रामे के बीच का फर्क करना लगभग असंभव हो जाता है। तो इसका मतलब है कि दिमाग उस बनावटी दृश्य को ही असली इतिहास मानकर स्टोर कर लेता है। एकदम बिल्कुल। हम इंसानों का दिमाग दृश्यों पर बहुत जल्दी विश्वास करता है। जो दिखता है वही सच लगता है। बिल्कुल। जब कोई छात्र किताब में पढ़ता है कि जलियांवाला बाग में गोलियां चली, तो उसका दिमाग एक अमूर्त विचार बनाता है। हाँ। लेकिन जब वो एआई द्वारा बनाए गए उस दर्दनाक दृश्य को एक बेस्ट डॉक्यूमेंट्री वीडियो की तरह अपनी स्क्रीन पर देखता है, तो उसकी भावनाएं पूरी तरह जुड़ जाती हैं। तकनीक इतिहास को विजुअलाइज करने में मदद कर रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन खतरा ये है कि एआई जनरेटर में जो पूर्वाग्रह या बायस फीड किए गए हैं ना,
वे भी उस दृश्य में शामिल हो जाते हैं। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है ना? एल्गोरिदम ये नहीं देखता कि ऐतिहासिक रूप से क्या 100% सही है, वो ये देखता है कि विजुअली क्या सबसे ज्यादा आकर्षक लगेगा जिससे दर्शक वीडियो छोड़कर ना जाए। बाप रे, तो बहुत डरावना है। इसका मतलब ये है कि जो वीडियो दिखने में जितना ज्यादा प्रामाणिक और सुंदर है, शायद वो ऐतिहासिक तथ्यों से उतना ही दूर हो सकता है। बिल्कुल, ये पूरी तरह संभव है। और एक 17 साल के छात्र के लिए जिसकी कल परीक्षा है, ये फर्क कर पाना कि क्या सच में हड़प्पा के घर ऐसे ही थे या सिर्फ स्क्रीन को सुंदर बनाने के लिए वहाँ कुछ पेड़ और रंग बिरंगे बर्तन जोड़ दिए गए हैं, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। और यही वो बिंदु आता है जहाँ एक मानवीय शिक्षक और आलोचनात्मक सोच की भूमिका सबसे बड़ी हो जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग। हाँ, एआई बेहतरीन विजुअल्स दे सकता है, लेकिन उस पर सवाल कैसे उठाना है ये एआई नहीं सिखाएगा। सही बात है। ये इंसानों को ही सिखाना होगा कि जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो एक इंटरप्रिटेशन या व्याख्या है, किसी टाइम मशीन से लिया गया कोई असली फुटेज नहीं है। ये एक बहुत ही भारी विचार है। मतलब हम इतिहास को समझने के लिए सबसे उन्नत तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सच्चाई तक पहुंचने की कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल। खैर, अब मैं स्रोत सूची के उस हिस्से की तरफ बढ़ना चाहती हूँ जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंका दिया। अच्छा, ऐसा क्या है? सच कहूँ तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। कौन सा हिस्सा है? कल्पना कीजिए, एक छात्र रात के 11 बजे मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार पढ़ने बैठता है। ठीक है। उसके पास खान सर का मजेदार वीडियो है, मैग्नेट ब्रेन्स का विस्तृत लेक्चर है और हॉलीवुड के स्तर को टक्कर देने वाले शानदार एआई एनिमेशन भी है। दुनिया का सबसे बेहतरीन एजुकेशनल कंटेंट उसकी उंगलियों पर है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन 1.5 घंटे बाद जब हम उस छात्र की YouTube रिकमेंडेशन हिस्ट्री देखते हैं, तो वो क्या देख रहा है? क्या देख रहा है? इतिहास के इन भारी भरकम वीडियोस के ठीक बीच में आशु घई का एक वीडियो है जिसका शीर्षक है क्लास 12 रोड मैप टू बी अ टॉपर बोर्ड 2027। अरे बाप रे। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला स्रोत है प्रेमानंद जी महाराज का एक आध्यात्मिक प्रवचन। क्या बात कर रही हैं? हाँ, जिसका शीर्षक है पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, आलस्य तोड़ने वाला सत्य प्रवचन, जिस पर 12 लाख व्यूज हैं। ये तो मतलब मनोविज्ञान के नजरिए से इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा और शानदार पहलू है। मुझे तो ये सोचकर ही हंसी आ रही है कि हड़प्पा की खुदाई करते करते छात्र जीवन के अर्थ और आलस्य के कारणों की खोज में निकल पड़ा। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प ट्रांजिशन है। लेकिन मजाक से परे ये बहुत गंभीर बात है। हमारे पास विषय को रोचक बनाने के लिए 3D एनिमेशन है, बेहतरीन शिक्षक हैं, फिर भी छात्रों को पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए आध्यात्मिक गुरुओं के प्रवचन क्यों सुनने पड़ रहे हैं? क्या बहुत अधिक अच्छी जानकारी होना ही ध्यान भटकने का कारण बन गया है? बिल्कुल, और इसे केवल डिजिटल बर्नआउट या ध्यान भटकना कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है? यह कॉग्निटिव ओवरलोड यानी संज्ञानात्मक अधिभार का एक क्लासिक उदाहरण है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि अगर शिक्षा की सामग्री को रोचक और सुलभ बना दिया जाए तो सीखना अपने आप आसान हो जाएगा। हाँ, यही तो कहा जाता है हमेशा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सूचना की सुलभता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसे ग्रहण करना आसान हो गया है। तो क्या समस्या विकल्पों की अधिकता में है? सटीक। इसे पैराडॉक्स ऑफ चॉइस या विकल्पों का विरोधाभास कहा जाता है। मतलब इतने सारे ऑप्शन की समझ ही ना आए, क्या करें? बिल्कुल। जब उस छात्र ने YouTube खोला तो उसका लक्ष्य हड़प्पा सभ्यता पढ़ना था, लेकिन उसके सामने 5 मिनट का शॉर्ट भी है, 3.5 घंटे का लेक्चर भी है और एक बेस्ट डॉक्यूमेंट्री वीडियो जैसा AI जनरेटेड कंटेंट भी है। हाँ, चारों तरफ से जानकारी आ रही है। तो उसका दिमाग ये तय करने में ही अपनी आधी ऊर्जा खर्च कर देता है कि इनमें से क्या देखें। क्या वो 5 मिनट में जल्दी से रिवीजन कर ले या 3.5 घंटे लगाकर गहराई से समझे? और जब तक वो फैसला करता है उसका दिमाग थक चुका होता है। एकदम सही। यानी भले ही मैं हड़प्पा सभ्यता को किसी हाई एंड वीडियो गेम की तरह देख रही हूँ, लेकिन मेरे दिमाग को अभी भी उन दृश्यों को प्रोसेस करने और तथ्यों को याद रखने के लिए भारी ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है। ठीक कहा आपने। तकनीक सामग्री को बाहरी रूप से रोचक बना सकती है, वो आपको स्क्रीन से बांध कर रख सकती है, लेकिन अनुशासन, एकाग्रता और एक स्पष्ट लक्ष्य पर टिके रहने की क्षमता, ये सब तकनीक आपको नहीं दे सकती। सही बात है। जब परीक्षा सामने होती है ना, तो कोई भी 3D एनिमेशन काम नहीं आता। तब इंसान को अपने भीतर के आलस्य और टालमटोल की आदत से खुद लड़ना पड़ता है। और इसीलिए वे 12 लाख लोग उस आध्यात्मिक प्रवचन को देखकर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा। बिल्कुल, यही वजह है। ये एक बहुत ही सशक्त बिंदु है।
ये स्पष्ट करता है कि आधुनिक शिक्षार्थी की सबसे बड़ी समस्या अब जानकारी तक पहुंच नहीं है। हाँ, जानकारी तो हर जगह है, बल्कि जानकारी का चुनाव और उसके बीच अपनी एकाग्रता को बचाए रखना है। बाहरी दुनिया यानी वो फोन की स्क्रीन जितनी रंगीन और तेज होती जा रही है, छात्रों को अपने भीतर शांति और फोकस बनाए रखने के लिए उतनी ही गहरी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। एकदम सच। रोड मैप वाले वीडियो और आध्यात्मिक प्रवचन इसी आंतरिक कमी को पूरा करने की हताश कोशिश है। और मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि ये बात सिर्फ इतिहास पढ़ने वाले उस 17 साल के छात्र पर लागू नहीं होती। तो और किस पर? आज के समय में हर वो व्यक्ति जो कुछ नया सीखना चाहता है, वो इसी इंफॉर्मेशन ओवरलोड से जूझ रहा है। हम सबके पास दुनिया भर का ज्ञान मौजूद है, लेकिन उसे पीने के लिए जो मानसिक ठहराव और अनुशासन चाहिए, वो लगातार कम हो रहा है। बिल्कुल सही कहा। अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं, तो ये साफ हो जाता है कि शिक्षा और सूचना ग्रहण करने का स्वरूप अब पूरी तरह से बदल चुका है। ये अब केवल ईंटों और अस्थियों को रटने का मामला नहीं रह गया है। आज किसी भी विषय को समझने के लिए इंसान एक बेहद जटिल सिस्टम से गुजरता है। हाँ, एक पूरा इकोसिस्टम बन गया है। बिल्कुल। वो 5 मिनट के वीडियो से अपनी झिझक तोड़ता है, 3.5 घंटे के लेक्चर से एक पैरा सोशल क्लासरूम का अनुभव लेता है और एआई द्वारा बनाई गई हाइपर रियलिस्टिक दुनिया में खो जाता है। और अंततः इस सारे शोर के बीच अपना फोकस वापस पाने के लिए उसे किसी इंसानी आवाज या आध्यात्मिक मार्गदर्शन की ओर लौटना ही पड़ता है। और इसी बहुआयामी दृष्टिकोण को समझना ही इस दौर की सबसे बड़ी जरूरत है। तकनीक हमें वो सब कुछ दिखा सकती है जो कभी किताबों के पन्नों में कैद था, लेकिन उस जानकारी को ज्ञान में बदलने का काम आज भी इंसान के अपने दिमाग और उसकी इच्छा शक्ति पर ही निर्भर करता है। हमें इन शानदार विजुअल्स का लाभ भी उठाना है, लेकिन साथ ही हर चीज पर सवाल उठाने की अपनी आदत को भी जिंदा रखना है। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। हमने अपनी चर्चा की शुरुआत इस बात से की थी कि कैसे एआई और नए वीडियो फॉर्मेट्स ने इतिहास को म्यूजियम के कांच के बॉक्स से निकालकर हमारे सामने जीवंत कर दिया है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी यात्रा के बाद एक ऐसा विचार है जो शायद बहुत लंबे समय तक मेरे और मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं के भी दिमाग में गूंजता रहेगा। अच्छा, वो विचार क्या है? सोचिए, जैसे जैसे यह एआई तकनीक और ज्यादा शक्तिशाली होती जाएगी और हर ऐतिहासिक घटना पर ऐसी बेदाग शानदार डॉक्यूमेंट्रीज का निर्माण करती जाएगी, तो भविष्य में क्या होगा? क्या आने वाली पीढ़ियां उन असली पुरातात्विक साक्ष्यों को, उन खुरदुरी ईंटों और मिट्टी के नीचे दबे उन आधे अधूरे मनकों को कभी महत्व देंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर वे उस इतिहास को ही अंतिम सच मान लेंगी जो किसी एल्गोरिदम ने स्क्रीन पर सबसे सुंदर और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया है? जब हमारा इतिहास किताबों से निकलकर सर्वर और पिक्सेल्स के जरिए जनरेट होने लगेगा, तो उस धुंधली सी सच्चाई की खोज का क्या होगा जिसे कभी पुरातत्वविदों ने अपनी उंगलियों से खोदा था? अगर हम सोचें तो ये एक ऐसा सवाल है जो तकनीक और इतिहास दोनों के भविष्य को तय करेगा।